हाँ, इधर देखो बच्चों, हमने कल पढ़ा था कोशिका और कोशिका की संरचना। क्या पढ़ा था? संरचना। कोशिका के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें बताया था कि हमारा जो शरीर है वो कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। और कोशिकाएं क्या बनाती हैं? ऊतक बनाती हैं। ऊतक क्या बनाते हैं? अंग बनाते हैं। और अंग बनाते हैं अंग तंत्र, और अंग तंत्रों से बनता है हमारा शरीर। ये बताया था। और उसके बाद में कोशिका जो है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका, दोनों के बारे में अंतर बताए थे। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कोशिका। तो हमने पढ़ ली, इसके बाद हम पढ़ेंगे ऊतक। क्या पढ़ेंगे? ऊतक। इंग्लिश में जो कहते हैं उसको टिश्यू। क्या कहते हैं? टिश्यू। ऊतक पढ़ेंगे। ऊतक क्या होते हैं? ऊतक। तो देखो, जैसा कि मैंने बताया कि हमारा शरीर जो है वो कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। अब ये कोशिकाएं जो मिल करके, कोशिकाओं का जो समूह होता है, यानी एक से ज्यादा कोशिकाएं जब मिल जाएंगी तो मिल करके वो क्या बनाएंगी? ऊतक। ठीक है। अब कोशिकाएं, कुछ विशिष्ट प्रकार की जो कोशिकाएं हैं वो मिलकर के कुछ विशेष प्रकार का कार्य करेंगी, और उन विशेष प्रकार की कोशिकाओं को ऊतक कहते हैं। आपको पता है कि हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर के तो बना होता है, लेकिन कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जो जिनकी रचना एक जैसी होती है। कैसी होती है? एक जैसी होती है। वो कोशिकाएं मिल करके और कुछ एक विशेष काम करती हैं। विशेष कोशिकाएं मिलकर के विशेष कार्य करती हैं, और उन कोशिकाओं के पूरे समूह को क्या कहेंगे? ऊतक कहेंगे। क्या कहेंगे? विशेष रचना या संरचना वाली कोशिकाएं विशेष कार्य करती हैं। विशेष रचना वाली कोशिकाएं विशेष कार्य करती हैं, और ऐसी कोशिकाओं के समूह को ऐसी कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। ठीक है, यानी इसमें लिखा है कि विशेष रचना वाली, यानी विशेष प्रकार की, यानी विशेष रचना वाली या एक जैसी रचना वाली, एक जैसी कोशिकाएं होंगी, उन वो विशेष कार्य करेंगी, विशेष कार्य के लिए होंगी। ऐसी कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। अब देखो, आपने देखा होगा हमारा जो शरीर है ना, जब इनमें विभाजन होता है, यानी ये बढ़ते हैं, कोशिकाओं में विभाजन या ऊतकों में विभाजन होता है, तो हमारा शरीर बढ़ता है। ठीक है, तो आपने देखा कुछ सालों बाद हमारा शरीर बढ़ना जो है वो रुक जाता है। हैं? जब बच्चा जब छोटा होता है, छोटे से जब फिर बड़ा हो जाएगा, तो एक समय ऐसा आएगा कि उसकी वृद्धि है, इसका जो बढ़ना है वो बंद हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? लेकिन पेड़ पौधों में ऐसा नहीं होता है। पेड़ पौधे जो हैं वो हमेशा बढ़ते रहते हैं। उसमें कुछ भाग जो हैं वो बढ़ना बंद कर देते हैं, लेकिन कुछ भाग जो हैं वो बढ़ते रहते हैं। तो ये किसके कारण होता है? ऊतकों के कारण होता है। पौधों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे पौधे के ऊतक। क्या करेंगे? पादप ऊतक। पादप, पादप यानी पेड़ पौधे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पादप ऊतक। पादप ऊतकों में दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है पादप ऊतकों में प्रविभाजी ऊतक, और दूसरा स्थायी ऊतक। प्रविभाजी ऊतक और स्थायी ऊतक। अब देखो, प्रविभाजी क्या होता है? ऐसे ऊतक जिनमें विभाजन होता है। क्या होता है? विभाजन जानते हो? विभाजन मतलब बटना। एक से दो, दो से चार, चार से आठ। ठीक है,
तो वो जिंदगी भर विभाजित होते रहते हैं। जब वो विभाजन होगा उसमें तो वृद्धि होती है। अब विभाजन नहीं होगा तो वृद्धि नहीं होती। तो ऐसे ऊतक जो विभाजित होते हैं, ठीक है, जिनमें विभाजन होता रहता है, पौधे के कुछ भागों में विभाजन उसमें होता रहता है ऊतकों में, तो ऐसे ऊतकों को प्रविभाजी ऊतक कहते हैं। और ये जड़ों में भी होते हैं, तने में भी, कुछ कलिकाओं के शीर्ष कलिकाओं में ये पाए जाते हैं। और कुछ ऊतक ऐसे होते हैं तो स्थायी ऊतक होते हैं। कौन से? देखो, सबसे पहले पादप ऊतक। क्या है? पादप ऊतक। तो पादप ऊतक में हमने दो बताए हैं, प्रविभाजी ऊतक और दूसरा है स्थायी ऊतक। आप ये समझ लेना कि वृद्धि के लिए जिम्मेदार कौन होंगे? ऊतक। इनमें विभाजन होगा तो बढ़ेगी, वृद्धि होगी, विभाजन रुक जाएगा तो वृद्धि नहीं होगी। तो प्रविभाजी ऐसे होते हैं जिसमें जिंदगी भर विभाजन होता रहता है। इनमें विभाजन होता रहता है तो ये प्रविभाजी ऊतक कहलाते हैं और वृद्धि होती रहती है। स्थायी ऊतक में पहले तो विभाजन होता है, लेकिन आगे चल करके ये विभाजन रुक जाता है। जब विभाजन रुक जाएगा तो वो कोशिकाएं किसी अन्य कार्य में लग जाएंगी, दूसरे कामों में, और विभाजन रुक जाएगा। दूसरे कामों में लग जाएंगे, विभाजन रुक जाएगा, तो वो कैसा ऊतक हो जाएगा? स्थायी ऊतक हो जाता है। ठीक है, तो विभाजन रुकने के बाद में वो स्थायी हो जाती हैं। ठीक है, अब दो प्रकार के ऊतक हो गए। अब स्थायी ऊतकों में क्या होता है कि जड़, तना, पत्ती, इन तीनों में ही ये स्थायी ऊतक पाया जाता है। जाइलम और फ्लोएम, दो ऊतक जो होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम, दोबारा बोलो इसको, क्या है? जाइलम और फ्लोएम। ये दोनों जो होते हैं वो पेड़ पौधों में होते हैं और इनको संवहन ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं? संवहन ऊतक कहते हैं। ठीक है, संवहन ऊतक क्या करते हैं? ये जाइलम देखो क्या करेगा। जाइलम ऐसे याद रखोगे आप, ऐसे याद नहीं रखो। जाइलम जो हमारी जड़ होती है ना, पेड़ की जो जड़ होती है, उससे पानी और खनिज लवणों को पत्तियों तक पहुंचाते हैं। जाइलम ऊतक दोनों होते ही पेड़ में है, लेकिन जाइलम ऊतक होगा जड़ों से, जो उसका कार्य क्या होगा, जड़ों से पानी लिया और खनिज लवण लिए और उसको पहुंचा दिया कहाँ तक? पत्तियों तक पहुंचा दिया। और जो फ्लोएम ऊतक होगा वो पत्तियां क्या करती हैं? खाना बनाएंगी। पत्तियां क्या करेंगी? खाना आएंगी। पत्तियों को हमारे पेड़ की रसोई भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पेड़ की रसोई कहते हैं। तो पेड़ की रसोई कहते हैं तो वहां क्या बनता है? खाना बनता है। अब खाने के लिए उन्होंने पानी और वो खनिज लवण तो पहुंचा दिया। किसने पहुंचा दिया? जाइलम ने। लेकिन जो फ्लोएम होता है, वो जो खाना है वो पेड़ के सभी भागों में पहुंचाता है। फ्लोएम का काम क्या है? पेड़ से जो खाना, वो पत्तियों से जो खाना है वो पेड़ के सभी भागों पर पहुंचाने का काम करता है। तो कौन कौन से दो ऊतक हो गए? चालू, खड़े हो जा। ऊतक बताओ कौन कौन से दो हैं? सब ये वाले संवहन ऊतक, जाइलम और फ्लोएम। क्या है? तुम खड़ी हो। कौन कौन से हैं? जाइलम। तो जाइलम का कार्य बताओ। जाइलम का और फ्लोएम पत्तियों से खाना पहुंचाते हैं पेड़ के सभी भागों में। तुम खड़ी हो कोमल, बताओ, जल्दी बताओ।
अच्छा, पत्तियां नीचे खाना भेजती हैं किससे? जाइलम से पानी पहुंचता है पत्तियों तक, और फ्लोएम से पत्तियों से खाना पेड़ के सभी भागों में पहुंचता है। अब देखो, बैठो शाबाश। अब देखो, जो स्थायी ऊतक है ये भी दो प्रकार का होता है, एक सरल ऊतक और एक जटिल ऊतक। एक सरल ऊतक और एक जटिल ऊतक। देखो, पादप ऊतक हम पढ़ रहे हैं अभी। अभी हमने जंतुओं के अपनी बात नहीं की है। अभी पादप ऊतकों में एक प्रवेवाजी हो गया और एक स्थायी हो गया। प्रवेवाजी में मतलब विभाजन होता है, स्थायी में विभाजन नहीं होता, स्थायी हो जाते हैं वो। अब स्थायी भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो सरल और एक जटिल। सरल जो होते हैं वो एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं, एक ही प्रकार की कोशिकाओं। और जटिल जो होते हैं एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। तो इस जटिल ऊतक को संवहन ऊतक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संवहन ऊतक, इसका दूसरा नाम है संवहन ऊतक कहते हैं। और ये संवहन ऊतक भी दो प्रकार के, जाइलम और फ्लोएम। पूरा समझ में आ गया? यहां देखो, सबसे पहले पादप ऊतक, दो भाग, प्रविभाजी और स्थायी। याद रखना, प्रविभाजी और। अब दूसरे वाले के फिर दो भाग, सरल ऊतक और जटिल ऊतक, ए और बी। अब जटिल ऊतक को भी क्या कहेंगे हम? दूसरा नाम। इसके भी दो, इसके उदाहरण दो, भाग नहीं है, ये उदाहरण है दो, जाइलम और फ्लोएम। संवहन ऊतक के ये उदाहरण हैं पेड़ में, जाइलम और फ्लोएम। पूरा समझ में आ गया? दो भाग इसके, इसके भी दो भाग, इसका दूसरा नाम संवहन ऊतक है, और इसके दो उदाहरण हमने लिए हैं, जाइलम और फ्लोएम, और जिसके कार्य हमने बता दिए हैं। जाइलम को आप याद रखो, ज याद रखो, जल। जैसे क्या है? जल। तो जल कहां से ले जाएंगे? जड़ ही तो ले जाएगी, तो जड़ में ही तो पाए जाएंगे। जब जल है तो जल नीचे से लाना है, तो जड़ लेगी उसको, तो जड़ में पाया जाएगा ये जाइलम ऊतक। वो जड़ से जो है पानी और खनिज लवण, दोनों चीजें, वो कहां तक पहुंचाएंगे? कहां तक? पत्तियों तक। और पत्तियों में क्या बनेगा? खाना। और वो खाना उसको कहां पहुंचाना है? सभी भागों में पहुंचाना है ना। सभी सभी वृद्धि करेंगे तो सभी भागों में पहुंचाएगा। वो कौन कौन पहुंचाएगा? तो ज से केवल याद हो, ज से जल, तो जल को ऊपर पहुंचाएगा, फिर फ्लोएम तो अपने आप तुम्हें आ ही जाएगा, वो खाना सीधे सभी भागों में पहुंचाना। याद रहेगा ये जाइलम और फ्लोएम, ठीक है? हाँ राधा, आओ इधर, आ गया। बताओ, ये पढ़ के बताओ। पादप ऊतक, प्रविभाजी, स्थायी, उसके बाद क्या है? सरल ऊतक। शाबाश, क्या है? सरल ऊतक। जटिल ऊतक। शाबाश। आगे, जटिल ऊतक का दूसरा नाम संवहन ऊतक, और उसको जाइलम, फ्लोएम। शाबाश, बैठो। हाँ कोमल, पढ़ो चलो अच्छे से। प्रविभाजी, सही से। सब बोलोगे? रुको एक सेकंड, सबको बोलने दो शुरू से। अभी तुम्हें प्रविभाजी ऊतक नहीं सही से पढ़ना आ रहा है। प्रविभाजी पढ़ो पहले, खाली प्र पढ़ो, प्रविभाजी। हाँ शाबाश, क्या है? प्रविभाजी ऊतक। बैठो, शाबाश। अब ये आपका पादप ऊतक जो है वो हो गया। पादप ऊतक में कोई परेशानी नहीं। पादप ऊतक में दो भाग, प्रविभाजी में विभाजन होता है, जबकि स्थायी में
नहीं होता है। तो स्थायी ऊतक भी दो प्रकार के, सरल और जटिल। सरल एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं, और जटिल जो एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से। जटिल ऊतक का दूसरा नाम संवहन। संवहन कहते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना। संवहन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना। जब संवहन नाम आए तो आप याद रखोगे, संवहन नाम आ रहा है तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चीज जा रही है। जो जो चीजें ले जाने और लाने का काम कर रहा है वो जाइलम और फ्लोएम, ये इनके उदाहरण हैं, दो, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम से ज याद रखोगे, जल, जल और खनिज लवणों को पत्तियों तक पहुंचाना है, वो जाइलम का कार्य है। और पत्तियों से जो खाना बन रहा है उसको पेड़ के सभी भागों में पहुंचाना है, वो फ्लोएम का। ठीक, अब आप ऊतक हो गया, ऊतक में पादप ऊतक जो आपका पूरा हो गया। अब आप पढ़ेंगे जंतु ऊतक। क्या पढ़ेंगे? ऊतक, जंतु ऊतक दूसरा है इसका भाग, जंतु ऊतक। तो जंतु ऊतक किसमें होंगे? पादप ऊतक तो पेड़ पौधों में, जंतु ऊतक जंतुओं में। जंतुओं में हम भी आएंगे, मनुष्य भी आएगा उसमें, ठीक है, जानवर भी आएंगे। तो इन सभी क्या पाए जाएंगे? जंतु ऊतक। तो कार्य के आधार पर, यानी कार्य, कार्य यानी काम, काम करने के आधार पर, कार्य के आधार पर इनको चार भागों में बांटा जाएगा। नंबर एक है एपिथीलियम। एपी लिखोगे नहीं, बाद में लिखवा दूंगा मैं, यहाँ ध्यान से समझो, ठीक है। एपिथीलियम ऊतक, क्या नाम है? एपिथीलियम ऊतक। अब दूसरा है संयोजी। क्या नाम है? संयोजी ऊतक। नमस्ते नमस्ते। तीसरा है पेशी। पेशीय कर लो या पेशी कर लो, पेशी ऊतक। और चौथा है तंत्रिका ऊतक। चार प्रकार हुए। कुछ पढ़ पढ़ के बताओ सब जने क्या क्या है। एपिथीलियम ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक। तो सबसे पहला हम पढ़ेंगे इसमें, क्या पढ़ेंगे? एपिथीलियम ऊतक। अब एपिथीलियम ऊतक है जो हमारे शरीर के बाहरी स्तर को बनाता है। क्या? बाहरी स्तर का, शरीर के बाहरी आवरण को ये बनाता है। हमारे शरीर के बाहरी आवरण को ये बनाता है। और ये जैसे खोखले अंग जो होते हैं, जैसे मुख गुहा, जैसे मुंह के अंदर की जो जगह है अंदर, उसके अंदर की जो त्वचा है उसमें, आंतों में, श्वास नली, फेफड़े, ठीक है। श्वास नली कहाँ होती है? यहाँ गले में होगी, श्वास नली में, मुख के अंदर की गुहा में, फेफड़े में, आंतों में, छोटी आंत, दो आंतें होती, छोटी आंत और इन आंतों में, इनमें ये एपिथीलियम ऊतक पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? एपिथीलियम ऊतक। अब दूसरा प्रकार जो है, इसको लिख लोगे, बाहरी आवरण बनाता है। अब दूसरा जो है वो है संयोजी ऊतक। अब संयोजी ऊतक जो है, एक ऊतक से दूसरे ऊतक में जोड़ने का काम ये करता है, जोड़ने का काम करता है। और ये पाया जाएगा हमारी अस्थियों में और उपास्थियों में। अस्थि में और, अस्थि किसे कहते हैं? कौन बताएगा? अस्थि, अस्थि का मतलब हड्डी, क्या होता है? और उपास्थि, देखो ये कान है, हड्डी तो क्या है? मजबूत होती है, जैसे पैर की है, हाथ की है। और एक कान में देखो कोई हड्डी दिखाई दे रही है आपको? तो पास्तियां हैं ये, हल्की हल्की, ठीक है, लचीली टाइप में होती हैं ये बिल्कुल लचीली। हड्डी तो ऐसी होती है टाइट,
ये लचीली जो चीजें हैं वो क्या होती है, उपास्थि होती है। क्या होती है, उपास्थि होती है। तो ये हमारे शरीर में जो है दृढ़ता प्रदान करता है, मजबूती। क्या प्रदान करता है, दृढ़ता या मजबूती प्रदान करता है। और एक ये पाए जाते हैं रक्त में। रक्त किसको कहेंगे, खून में। खून एकमात्र ऐसा ऊतक है जो तरल अवस्था में होता है, लिक्विड में। अस्थि और उपास्थि तो ठोस में होंगी। कैसे होंगी, ठोस ही तो है, ये हड्डी है और ये है ठोस में होंगी, ये लचीली टाइप में। लेकिन जो ब्लड है, खून, ये एकमात्र ऐसा ऊतक है, सभी ऊतकों में एकमात्र ऐसा है जो तरल में होता है, द्रव अवस्था में। ठीक है, ये जो ऊतक है जो ब्लड में जो होता है वो एकमात्र ऐसा ऊतक है जो तरल अवस्था में होता है। इसको तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं, संयोजी ऊतक तो ये है ही, और इस तरल में होता है तो इसका नाम हो गया तरल संयोजी ऊतक। और ब्लड में जो है 3 प्रकार की चीजें पाई जाती हैं। आपको आगे भी पढ़ाऊंगा मैं। जो हमारा ब्लड है, खून है, उसमें 3 प्रकार की चीजें पाई जाती हैं। एक तो आरबीसी, क्या, एक डब्ल्यूबीसी और एक प्लेटिलेट्स। आरबीसी को कहते हैं रेड ब्लड सेल। आरबीसी का फुल फॉर्म क्या है, रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कणिकाएं। रेड का मतलब क्या होता है, और ब्लड का मतलब रक्त, और रेड ब्लड सेल्स का मतलब कणिकाएं। ठीक है, सेल्स का मतलब कणिकाएं। तो आरबीसी का मतलब अंग्रेजी में बोलोगे तो रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कणिकाएं। लाल रक्त कणिकाएं लिख लोगे यहां, लाल रक्त कणिकाएं। तो ये संयोजी ऊतक ब्लड में होता है। ब्लड में 3 भाग में आगे भी पढ़ाऊंगा, इसको केवल इतना पढ़ लो, आरबीसी। अब डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यू का मतलब है व्हाइट। व्हाइट माने सफेद। तो ये श्वेत, सफेद को एक शुद्ध नाम है श्वेत। क्या नाम है, श्वेत। सफेद को क्या कहते हैं, श्वेत। तो ये श्वेत रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं और श्वेत रक्त कणिकाएं। और एक होती है प्लेटिलेट्स। आप याद रखो, आप गांव में ज्यादातर कहते हैं लोग, जैसे डेंगू वेंगू हो जाता है तो कहते हैं भाई प्लेटें गिर गई। क्या गिर गई, प्लेट नहीं कहते हैं, आप गलत बोलते हो, उसको कहते हैं प्लेटिलेट्स। प्लेटिलेट्स। लेकिन गांव में आदमी यही कहता, बाकी तो भैया प्लेटें गिर गई। प्लेट क्या होता है, कप प्लेट धो रही है, जो प्लेटिलेट्स जो ब्लड में होती है, ठीक है, वो गिर जाती, मतलब वो कम हो जाती। गिरने का मतलब क्या है, कम हो गई। ठीक है, ये 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख, ये 10 लाख 5 लाख तक होती है, मतलब और भी ज्यादा। लेकिन ये कम रह जाती है 1.5 लाख से नीचे, तो बीमार हो जाता है व्यक्ति। 1.5 लाख से कम हो जाती है, 1.5 लाख तो होनी ही चाहिए कम से कम। कभी कभी तो डेंगू में 30,000 ही रह जाती, 10,000 ही रह जाती है, बहुत हालत खराब है। तो कहते हैं प्लेट गिर गई। प्लेट गिरना नहीं है, आप ध्यान रखोगे, प्लेट नहीं कहोगे, आप क्या कहोगे, प्लेटिलेट्स। क्या, प्लेटिलेट्स गिर गई। तो ये जो दूसरे प्रकार का ऊतक हो गया संयोजी ऊतक। और शरीर में अगर लाल रक्त कणिकाओं की कमी हो जाएगी, कौन सी, लाल रक्त कणिकाओं की कमी हो जाएगी, तो खून जो है कम हो जाएगा, उसका लालपन कम हो जाएगा, शरीर कैसा पड़ जाएगा, पीला। सफेद बिल्कुल नहीं पड़ता, पीला पड़ता है पहले। उसको एनीमिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा। और इसका काम क्या होता है, व्हाइट ब्लड सेल। इसका तो खून कम, जैसे कहते हैं ना कि इसमें खून कम है, तो खून कम का मतलब इसमें आरबीसी कम है। क्या कम है, खून में एक भाग है आरबीसी, वो कम है। खून कम का मतलब 5 लीटर से 1 लीटर नहीं रह गया है। ठीक है, अपने शरीर में जितना भी होता है 4.5 5 लीटर या 3 लीटर जितना भी है, तो खून कम का मतलब 1 लीटर नहीं, खून तो उतना ही रहेगा, 4 लीटर या 5 जितना भी है। लेकिन उसमें से ये कम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगी, आरबीसी कम हो जाएंगी, यानी उसका लालपन कम हो जाएगा। आरबीसी का मतलब लालपन कम हो जाएगा, तो वो आदमी पीला दिखने लग जाएगा, तो कहते हैं खून कम हो गया है।
खून कम का ये मत कभी मतलब ये मत समझना कि उसमें से 4-5 लीटर से वो 1 लीटर रह गया या आधा लीटर रह गया, ये नहीं होता है खून कम का मतलब। ठीक है, खून का मतलब आरबीसी कम हो गई। अपन ये अंदाज लगाते हैं खून कम का मतलब भैया इसके खून कम हो गया। खून कम का ये मतलब समझ लेना कि 4-5 लीटर से वो 1 लीटर रह गया, आधा लीटर रह गया, नहीं, उसमें आरबीसी कम हो गई। और आरबीसी जो है वो अगर कम हो गई तो हमारे शरीर में एनीमिया हो जाएगा, शरीर पीला पड़ जाएगा। जब लाल नहीं रहेगा तो पीला तो पड़ेगा ही। ठीक है, और डब्ल्यूबीसी का काम जो है हमारे शरीर में रोग अटैक करते हैं। क्या करते हैं? रोग अटैक करेंगे तो उससे लड़ने का काम डब्ल्यूबीसी करेगी। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है इससे, डब्ल्यूबीसी से। ठीक है, रोग हमारे अंदर आया और ये डब्ल्यूबीसी उससे लड़ती हैं, लड़ करके रोग को बाहर, बुखार के कीटाणु आए और डब्ल्यूबीसी के कीटाणु इधर और बुखार के कीटाणु इधर, दोनों आपस में लड़ाई चल रही है। जो जीत जाएगा वही हावी हो जाएगा। बुखार वाले कीटाणु जीत गए तो बुखार आ जाएगा, और ये हमारी डब्ल्यूबीसी जीत गई तो सबको भगा देंगी और हमारा बुखार चला। समझ में आ रही है? तो आरबीसी डब्ल्यू। अब प्लेटिलेट्स जो होती हैं, प्लेटिलेट्स ब्लड को जमाती हैं। जैसे हमारे चोट लगी, अब चोट लगने के कारण हमारा खून बह गया, अब थोड़ी देर बाद आपने देखा होगा कि हमारा खून जो बंद हो जाता है, जो बंद हो जाता है तो उसके जो बहने को नियंत्रित करती है, बंद कर देती है तुरंत। ये कौन? प्लेटिलेट्स। प्लेटिलेट्स अगर कम हो गई तो हमारा खून बहता रहेगा। तीनों के काम समझ में आ गए, आरबीसी, डब्ल्यूसी, प्लेटलेट। तो ये आपका संयोजी ऊतक हो गया। जो खून है हमारा ये भी संयोजी ऊतक का उदाहरण है, इसको तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। अब तीसरे नंबर का कौन सा बताया था? तीसरे नंबर का कौन सा ऊतक था? भूल जाते हो, पेशी ऊतक। कौन सा ऊतक है? तो हमारे शरीर में कुछ ऐसी कोशिकाएं होती हैं जिनको पेशी कोशिका कहते हैं, और इन कोशिकाओं के समूह को पेशी ऊतक कहते हैं। और ये हमारे शरीर में गति करवाती हैं। क्या करवाती हैं? पेशी ऊतक क्या करवाती हैं? गति। कुछ गति हमारे शरीर में ऐसी होती है जो ऐच्छिक होती है, अपनी इच्छा से। हमें करवाना है तो करवाएंगे, नहीं करवाना है तो, जैसे हमारा हाथ है, हमारा हाथ इधर से हम इधर ले जाएं, इधर से उधर ले जाएं, हमारी मर्जी है। ठीक है, हाथ की जो पेशी ऊतक है इसमें, ये पेशी कोशिकाएं हैं जो हमारे नियंत्रण में है। क्या है? हमारे नियंत्रण में है। हमारा हाथ हम चाहेंगे तो ऐसे कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, हमारा पैर ऐसे कर लेंगे, ये हमारे नियंत्रण में है। तो कुछ पेशी जो ऊतक होते हैं वो हमारे नियंत्रण में होते नहीं होते, ऐसा बात। कुछ तो होते हैं और कुछ अब नहीं होने वाले कौन से हैं? हाँ, दिल का धड़कना। दिल की जो धड़कन जो चल रही है वो हमारे नियंत्रण में। अब तुम चाहोगे उसको हम बंद कर लें, सांस भी रोक लोगे तो वो बंद नहीं होने वाली है। तो वो ऐच्छिक, ऐच्छिक का मतलब होता है अपनी इच्छा से काम कर रही है, ऐच्छिक है। और ये अनैच्छिक है, अपनी इच्छा से नहीं है, हमारी इच्छा से नहीं है, वो अनैच्छिक है। अपनी इच्छा से होती है वो ऐच्छिक है। तो ऐच्छिक पेशी कौन सी पेशी हो गई? हाथ की पेशी ऊतक, हाथ का ऊतक हो गया पेशी ऊतक, और पैर में हो गए, ये सब ऐच्छिक हैं, हमारी इच्छा से काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे हार्ट में जो है वो अनैच्छिक है, वो हमारी इच्छा से नहीं चल। और बताओ और क्या चीज हो सकती है? जब खाना हम खाते हैं तो चबा लेते हैं, अपनी इच्छा से कर रही हैं काम। जब अंदर गया हमने निगल लिया, ये भी हमारी इच्छा से। लेकिन अंदर जो पच रहा है वो जा रहा है, फिर वो हमारी इच्छा में। ठीक है, उसका एक प्रोसेस होता है, नली से आमाशय में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में, ऐसे आता है। तो यहाँ तक तो हमने पहुंचा दिया, लेकिन यहाँ के बाद वो हमारी इच्छा से नहीं रुक रहा। तुम जाओ तो यहाँ रोक लो, तुम जाओ ना, वो अपनी इच्छा से चलता रहता है। तो वो अनैच्छिक पेशी हो गई। और जो हमारा ब्लड है जो नलिकाओं में बह रहा है, वो भी मान लो उसकी जो नलिकाएं हैं वो सिकुड़ रही हैं या फूल रही हैं, वो भी अपनी इच्छा से सिकुड़ रही, फूल रही हैं। ये नस यहाँ चलती है, आप देखते हो डॉक्टर यहाँ नस ये रखता है ऐसे करके हाथ, तो वो एकदम से धड़कन वही हार्ट से कनेक्टेड है, तो वो बढ़ती है, पिचकती है, फूलती है, तो वो अपनी इच्छा से थोड़ी ना, वो अपनी इच्छा, वो खुद अपने आप चल रही है। हम उसको चाहे रोक लें नहीं
रोक पाएंगे। सांस को हम रोक सकते हैं, फेफड़े हम अपने थोड़ी देर के लिए रोक सकते हैं, फिर फुला सकते हैं, फिर रोक सकते हैं, लेकिन इसको अपनी इच्छा से नहीं कर सकते। तो ऐसी जो है पेशी में दो प्रकार की होगी, एक तो ऐच्छिक और एक अनैच्छिक। ऐच्छिक और अनेक। ऐच्छिक जो होती हैं वो अपनी इच्छा से चलती हैं, और जो अनैच्छिक होती हैं वो इच्छा से नहीं चलती हैं। अब चौथा प्रकार हो गया तंत्रिका ऊतक। अब तंत्रिका ऊतक होता है हमारे मस्तिष्क की कोशिकाओं में। मस्तिष्क की कोशिकाएं होती हैं, उसमें ये तंत्रिका ऊतक पाया जाता है। ये क्या काम करता है? ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर संदेश भेजता। मैंने आपको बताया था एक बार, कोई कांटा लगा या कोई गर्म चीज हमने छू ली, तया छू लिया, जैसे हाथ से तवा, हमारा जो है तवा, वो हमने छू लिया, तो एकदम से संदेश आएगा, हटाओ तुरंत। ठीक है, तो ये कोशिकाएं करती हैं, जिनको न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरॉन। क्या कहते हैं? न्यूरॉन। देखो ये मिटा देता हूं मैं। चौथा प्रकार चल रहा है तंत्रिका ऊतक, और ये मस्तिष्क में पाया जाएगा, जो एक भाग, शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में सूचनाएं पहुंचाता है, और इसकी कोशिका को न्यूरॉन, ऐसे लिख लो, या न्यूरॉन कहते हैं। इसकी कोशिका को क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। अब न्यूरॉन का देखो चित्र कैसा होता है, एक बार बताया था मैंने। स्टार नहीं है, और भी लंबी होती है इसकी कोशिका। ठीक है, और इसमें जो है ये ऐसे यहाँ तक होता है, और इसमें कई प्रकार की ऐसी निकली हुई, ठीक है, और इसमें देखो होता है केंद्रक। क्या होता है? केंद्रक होता है। और इसको कहेंगे, ये जो होता है डेंड्रॉन। डेंड्रॉन। और इसको कहेंगे एक्सॉन। क्या कहेंगे? एक्सॉन और डेंड्रॉन। एक्सॉन और डेंड्रॉन। तो ये इसके तीन भाग हो गए। पहला भाग क्या हो गया? डेंड्रॉन ऊपर वाला, बीच में क्या होगा? केंद्रक होगा, और नीचे क्या होता है? एक्सॉन होता है। ये धागे के अनुसार संरचना होती है, और ये सूचनाएं कैसे पहुंचाएंगे? अब ये वाली कोशिका है यहाँ पर, ठीक है, अब इसके नीचे भी फिर शुरू हो जाएगी ये, इसका जो डेंड्रॉन यहाँ से फिर शुरू हो जाएगी, तो इसका जो डेंड्रॉन है इसके एक्सॉन के संपर्क में होगा। किसमें होगा? यहाँ समझ लो, सपोज करो ये मैंने दोबारा से बना दिया है ऐसे करके, ठीक है, ये हो गई एक। अब वापस से फिर ये, और वापस से फिर ऐसे मिलेगा आपको। तो ये जो है इसका जो डेंड्रॉन है, ये तो डेंड्रॉन हो गया, और ये एक्सॉन हो गया। तो ये डेंड्रॉन इस एक्सॉन के संपर्क में रहते हैं, ठीक है। तो यहां से कोई सूचना आई तो ये इसको दे देंगे, फिर ये इसको दे देंगे, तो एक कोशिका से दूसरे कोशिका में ये सूचनाएं पहुंचाते रहते हैं। तो समझ में आ गया? तो ये तंत्रिका ऊतक में ये न्यूरॉन एक कोशिका होती है। ये कोशिका जो मस्तिष्क की कोशिकाओं को क्या कहते हैं? न्यूरॉन। मस्तिष्क कोशिकाओं को क्या कहते हैं? न्यूरॉन। और ये कोशिकाएं या ये ऊतक एक स्थान से दूसरे स्थान पर सूचनाओं को पहुंचाने का काम करते हैं। आगे समझ में? तो ये दोनों प्रकार के ऊतक, जो जंतु ऊतक है और पादप ऊतक, पहले पादप ऊतक था, फिर क्या था? दोनों जो पूरे हो गए हैं। और वापस से मैं रिपीट कराता हूं, ऊतक तो मैंने बता ही दिया था, किसे कहते हैं?
कोशिकाओं के समूह को कहते हैं। कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं मिलकर के विशेष प्रकार का कार्य करती हैं, उनको ऊतक कहते हैं। तो पादप कोशिकाएं जो है दो प्रकार, पादप कोशिका मैंने बताए थे, प्रविभाजी ऊतक और जटिल स्थायी ऊतक। प्रविभाजी और स्थायी ऊतक। प्रविभाजी में क्या होता है? विभाजन होता है। और जटिल ऊतक में, स्थायी ऊतक में, सॉरी, स्थायी ऊतक में विभाजन। और स्थायी ऊतक के भी दो भाग बताए थे, एक सरल और एक जटिल। सरल जो है वो एक ही प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है, और जटिल जो है वो एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं का। और सरल जटिल ऊतक को भी एक दूसरा नाम क्या था? संवहन ऊतक। इसके दो उदाहरण थे, जाइलम और फ्लोएम। ये आपका पादप ऊतक हो गया। उसके बाद जंतु ऊतक आया। जंतु ऊतक को कार्य के अनुसार चार भागों में बांटा। पहला एपिथीलियम ऊतक, दूसरा संयोजी ऊतक, तीसरा पेशी ऊतक, और चौथा तंत्रिका ऊतक। ठीक है। एपिथीलियम वाला ऊतक जो मैंने बताया था, जो बाहरी आवरण बनाता है, मुख, बुआ का, हाथों का, ये सब बाहरी आवरण बनाता है। ठीक है। और संयोजी ऊतक जोड़ने का काम करता है, हमारे उपास्थियों में, हड्डियों में, और ये सब जोड़ने का काम। और तीसरा जो पेशी ऊतक है वो चलने का काम। ठीक है। और चौथा जो है तंत्रिका ऊतक, वो सूचनाओं को पहुंचाने का काम करता है। तो ये इसमें हो गए हैं चारों, ये ऊतक पूरा आपका कंप्लीट हो गया। इसके जो प्रश्न है वो आप देख लो। इसमें एक सही गलत बताना है आपको। हृदय की जो मांसपेशियां है वो निरंतर कार्य करती रहती हैं, ये सही है या गलत है? सही है, हमेशा कार्य रुकती तो है नहीं, तो ये सही है आपका। अब एक अगला है सही गलत। फ्लोएम ऊतक जो है वो जंतुओं में पाया जाता है, सही है या गलत है? गलत है। किस में पाया जाता है? पेड़ पौधों में, यानी पादप ऊतक होता है। एक आपका है अमीबा जो है वो बहुकोशिक जीव है, गलत है ना? कैसा है वो? एक कोशिकीय जीव होता है, ये गलत है। अब ये कह रहा है सजीव जो है, सभी सजीव कोशिका से बने होते हैं, सही है या गलत? सही है। सभी सजीव किससे बने होते हैं? कोशिका से बने होते हैं। अगला है सभी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है, गलत। क्योंकि कोशिका भित्ति सभी कोशिकाओं में नहीं होगी, केवल पादप कोशिका में पाई, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। और इसमें जो है एक क्वेश्चन आया है, रक्त जो है वो किस प्रकार का ऊतक है? संयोजी ऊतक। रक्त किस प्रकार का ऊतक है? संयोजी ऊतक है। अगला है जंतु ऊतक कितने भागों में बांटे गए हैं? 4 भागों में बांटे गए हैं। कौन कौन से? दूसरा संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक है, तंत्रिका ऊतक। 4 प्रकार के भागों में बांटा गया है। अगला जो प्रश्न है वो बताया गया है, जंतु कोशिका जो होती है, नहीं, रिक्तिका जो होती है वो किस कोशिका में पाई जाती है? वो जंतु कोशिका में या पादप कोशिका में? रिक्तिका किस में पाई जाती है? पादप कोशिका में। अगला है सेंट्रोसोम किस में उपस्थित होता है? जंतु कोशिका में, शाबाश। पादप ऊतकों को कितने भागों में बांटा गया है? पादप ऊतकों को 2 भागों में, प्रविभाजी ऊतक और स्थायी ऊतक। प्रविभाजी ऊतक और स्थायी ऊतक। स्थायी ऊतक को कितने भागों में बांटा गया है? कौन कौन से? सरल ऊतक और जटिल ऊतक। अब सालू खड़े हो जाएंगे, बताएंगे सरल ऊतक किसे कहते हैं। हाँ सही है, बता बता। हाँ न, गलत। तुम बताओ किंजल। सरल ऊतक
और जटिल ऊतक दोनों पढ़ाए हैं मैंने। स्थायी ऊतक के दो भाग हैं। तुम बताओ सरल ऊतक किसे कहते हैं? जो एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, उनको सरल ऊतक। बैठो। कोमल, जटिल ऊतक किसे कहेंगे फिर? हाँ, सरल ऊतक में तो ये है वो एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं। एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं। एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं। बैठो, शाबाश। हाँ, खड़े हो। क्या नाम है? प्रियांशु। अब बताओ, जो जंतु ऊतक हैं वो 4 भाग बताए थे हमने, उसका पहला कौन सा था प्रकार? पहला प्रकार आपको बताना है। राधा। कैसे काम चलेगा? ध्यान से नहीं सुनते हो? पहला प्रकार, 4 प्रकार बताए थे, 4 भाग बताए थे, 4 प्रकार के ऊतक। कोमल। एपिथीलियम पहला कौन सा है? बैठो, खड़े हो जाओ। दूसरा प्रकार संयोजी। बैठो, तुम भी बैठो। तीसरा प्रकार बताओ। सालू। पेशी ऊतक, शाबाश। हाँ, बैठो। हाँ, तुम राधा। चौथा प्रकार लास्ट में तंत्रिका ऊतक, शाबाश। 4 प्रकार हो गए। अब एक क्वेश्चन और सुन लो। तो तंत्रिका ऊतक में जो मस्तिष्क में जो सेल पाई जाती हैं, उसको क्या कहते हैं? उसका नाम क्या है? क्या है? न्यूरॉन। अब न्यूरॉन के 3 भाग बताए थे। किंजल घड़ी हो जा, बताऊंगी। न्यूरॉन के 3 भाग बताए थे। खड़ी हो जा, बताओ जितना आता है। 3 भाग, सबसे ऊपर, बीच में और नीचे। कोमल। हाँ, डेंड्रॉन है, केंद्रक और एक्सॉन, शाबाश। बैठो। सबसे ऊपर का डेंड्रॉन, केंद्रक इसके बीच में होता है, और एक्सॉन नीचे। उसको कहते हैं भाग नहीं, उस भाग को कहते हैं, ऊपर वाले को डेंड्रॉन कहते हैं, और बीच में जो केंद्रक होता है, ठीक है, नीचे वाले को एक्सॉन कहते हैं। तो ये न्यूरॉन की संरचना हो गई। और ये क्या कार्य करते हैं? न्यूरॉन्स की जो कोशिकाएं वो क्या कार्य करती हैं? चालू बताओ, खड़े हो जाओ। क्या कार्य करती हैं? हाँ, संदेश पहुंचाती है। कहां से कहां तक? एक शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक संदेश पहुंचाने का काम कौन करती हैं? न्यूरॉन करते हैं। न्यूरॉन जो है वो मस्तिष्क की कोशिकाएं होती हैं। बैठो, शाबाश। तो ये आपका जो पाठ है वो लगभग खत्म होता है। इसमें कोशिका आपने पढ़ ली है, और हाँ, कोशिका की खोज मैंने बताई थी आपको। किसने? रॉबर्ट नहीं, रॉबर्ट। रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने। और कब की थी? 1663 में, शाबाश। कोशिका की खोज की थी। उसके बाद हमने पादप कोशिकाएं और जंतु कोशिकाएं पढ़ाई, जिसके क्या क्या उसमें अंतर बताए। अंतर आपको याद हो गए हैं। उसके बाद हमने ऊतक बता दिया, जंतु ऊतक और पादप ऊतक और जंतु ऊतक। तो आपका ये पाठ पूरा हो गया। सबको समझ में आ गया? बिल्कुल। चलो।